Welcome class. Today we are going to start our third author, and that is Jane Austen. We have already completed the two authors, um Joseph Andrews by Henry Fielding and E.M. Foster's Aspects of the Novel, though it was not a novel, it was a work of non-fiction. But we have completed two works, we have completed two authors. Today we are going to start the third one, Jane Austen. She is a female author, and we will be reading her novel Pride and Prejudice. So, first of all, let's see who was Jane Austen. Jane Austen, she was born in 1775, 16 December, and died in 1817. She was almost 40 or 42 years of age when she died. And she was an English novelist whose works of romance fiction set among the landed gentry earned her a place as one of the most widely read writers in English literature. जेंट्री क्लास के ऊपर उसके ज़्यादातर नॉवेल्स होते थे. जेंट्री, लैंडेड जेंट्री कौन सी होती थी? ब्रिटिश के दौर में लैंडेड जेंट्री आप सिंपली कह सकते हैं लैंड ओनर्स की क्लास. लैंड ओनर्स जो कि ज़मींदार थे, उनकी क्लास, वो भी हाई क्लास से ताल्लुक़ रखते थे और ये ज़्यादातर कंट्री साइड में होते थे. तो उसके ज़्यादातर नॉवेल्स जो थे वो अरिस्टोक्रेसी से डील नहीं करते थे, लेकिन लैंड ओनर्स की क्लास जो कि अपर क्लास ही मानी जाती थी, जैसे कि मिस्टर डार्सी थे, उसमें मिस्टर बिंगले थे, ये लोग अपर क्लास से ताल्लुक़ रखते थे. तो उसके जो नॉवेल्स थे वो जेंट्री क्लास के को रिप्रेजेंट करते थे, लैंडेड जेंट्री को रिप्रेजेंट करते थे. और she was primarily educated by her father and her older brothers as well as through her own reading, क्योंकि उसके ज़माने में females were not allowed to go to school. तो that's why she gained her education थ्रू होम स्कूलिंग. उसने अपने भाइयों से, अपने फादर से जो है अपनी जो एजुकेशन है वो हासिल की. और उसने अपनी लाइफ में शी हैज़ रिटन ऑलमोस्ट 6 नॉवेल्स इन थ्रू हर लाइफ टाइम. और हर नॉवेल्स, हर वर्क्स इंक्लूड सेंस एंड सेंसिबिलिटी. उसका फर्स्ट वर्क था सेंस एंड सेंसिबिलिटी एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1811 में इसका ये वर्क पब्लिश हुआ था. पहले इसका नेम वैसे कुछ और था. द सेकेंड नावल इज़ प्राइड एंड प्रेजुडिस, जो हमारे सिलेबस में शामिल है. प्राइड एंड प्रेजुडिस वो उसका सेकेंड नावल है एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1813. एंड द नेक्स्ट वन इज़ मैंसफील्ड पार्क, published in 1814, and Emma, published in 1816. She also wrote Northanger Abbey and Persuasion, both published in 1818. 1818 में इसके दोनों पब्लिश हुए थे राइटर्स. इसके जो थे, सॉरी, जो पब्लिश थे इसके हुए थे, क्योंकि 1817 में उसकी डेथ हो गई थी, तो ये 1818 में पब्लिश हुए थे इसके दोनों नॉवेल्स जो थे. एंड बिगिन राइटिंग सैंडीटन बट डाइड बिफोर कंप्लीटिंग इट. और वो एक और नावल लिख रही थी और उससे पहले लेकिन उसकी डेथ हो गई. तो जेन ऑस्टन ने जो नॉवेल्स लिखे थे इन सब की ऑलमोस्ट मिलती जुलती थीम्स ही थी. इनकी थीम्स जो थी वो ज़्यादातर लव एंड मैरिज, क्लास सिस्टम, ये सब इसकी थीम्स थी. Her plots mostly highlight the dependence of women on marriage to secure social standing and economic security. ज़्यादातर क्योंकि ये ख़ुद फ़ीमेल है तो इसके नॉवेल्स जो हैं वो फ़ीमेल सिक्योरिटी पे डील करते हैं कि जब फ़ीमेल्स को कोई मैरिज के बाद जो है वो सिक्योरिटी मिलती थी. क्योंकि जाहिर सी बात है उस दौर में जब ये नावल लिखा गया था फ़ीमेल्स को स्कूल जाने की इजाज़त नहीं होती थी. वो ना जॉब करती थी ना वो स्कूल्स जाती थी. बहुत रिस्ट्रिक्टेड माहौल में पलती बढ़ती थी. जैसे जेन ऑस्टन ने ख़ुद अपनी जो एजुकेशन है वो घर पर ही हासिल की है. इस पर एक मूवी है, आप वो देख सकते हैं, बिकमिंग जेन. जेन ऑस्टन पे बेस्ड वो मूवी है. उसकी लाइफ टाइम पर, उसकी लाइफ पे बनी हुई मूवी है, वो आप देख सकते हैं, उसके बारे में उसमें है. शी अर्न लिटल फेम during her lifetime, but the publication in 1869 of her nephew's
A memoir of Jane Austen introduced her to a wider public, and it was by 1940s that she became widely accepted in academia as a great English writer. तो उसके नेफ्यू का एक वर्क था, अ मेमोर ऑफ जेन ऑस्टन, जो उसने पब्लिश किया था 1869 में, जिसके बाद उसको रिकॉग्निशन मिली। असल में जो उसका पहला नावल था ना, जो वो उसने पब्लिश किया ना, वो उसने अपने अपने रियल नेम से पब्लिश नहीं किया था, वो सूडो नेम से पब्लिश किया था। आई थिंक उसको लिखा हुआ था सिंपली नॉवल बाय लेडी, ऐसे कुछ था उसका नेम, लेकिन उसने अपना ओरिजिनल नेम से उसको पब्लिश नहीं किया था, क्योंकि उसको लगता था कि ऑडियंस जो कि सिर्फ मेल्स के नावल पढ़ती है, पढ़ना पसंद करती है, वो एक फ़ीमेल के नावल को पढ़ेंगे भी नहीं। इस वजह से यही वजह थी कि जब तक वो ज़िंदा थी उसको कोई फेम नहीं मिला, उसको जितना भी फेम मिला उसके मरने के बाद मिला है। ख़ासतौर पे 1940s में उसके जो नावल्स हैं वो मशहूर होना शुरू हुए, और फिर वो उसका एक इंग्लिश लिटरेचर में एक बड़ा नाम हुआ, उसको ग्रेट इंग्लिश राइटर माना जाता रहा, लेकिन अपनी ज़िंदगी में उसने कोई फेम नहीं देखा। अच्छा, तो जेन ऑस्टन के स्टाइल के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि जेन ऑस्टन का राइटिंग स्टाइल क्या था। जेन ऑस्टन ने खुद अपने बारे में लिखा है दैट शी रोट ऑन 2 इंचेस ऑफ आइवरी। 2 इंचेस ऑफ आइवरी वाला इसका एक क्वेश्चन भी बन सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन, कि वट इज़ मेन बाय 2 इंचेस ऑफ आइवरी, जेन ऑस्टन 2 इंचेस ऑफ आइवरी। आइवरी आपको पता है हाथी दांत को कहते हैं, तो आइवरी यानी कि 2 इंच के आइवरी जो है ना, वही उसके लिए काफ़ी है, क्योंकि वही उसकी रेंज है, वो उसकी लिमिटेड रेंज को रिप्रेजेंट कर रही है। क्योंकि वो जो थी बाहर तो ज़्यादा जाती नहीं थी, जिस टाउन में वो रहती थी, कंट्री साइड पे वो रहती थी, तो उसी साइड पे जो 2-4 फैमिलीज वो जाती थी आती थी, जहाँ पे आ जाती आती थी, वही उसको ही वो बहुत माइन्यूटली ऑब्ज़र्व करती थी, हर एक करेक्टर को, हर एक इंसान को, उनकी सराउंडिंग को, उसकी ऑब्जर्वेशन उतनी ही थी। इस वजह से उसने ये 2 इंचेस आइवरी की बात की है, क्योंकि जो ये दौर था, इसका दौर था, जैसे 1775 में वो पैदा हुई थी, 1776 में आई थिंक अमेरिका इंडिपेंडेंट हुआ है, इंडिपेंडेंस डे जो है उसका, इंडिपेंडेंस जो है वो 1776 की है। तो जेन ऑस्टन के दौर में जब इंडिपेंडेंस इन अमेरिका की इंडिपेंडेंस चल रही थी, वहाँ फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था, और भी कुछ वॉर्स रेवोल्यूशंस वगैरह चल रहे थे। तो उस दौर में भी इसका उससे कोई कंसर्न नहीं था, इसके नॉवेल्स, इसके कैरेक्टर्स उस सबसे परे हैं, उसके बैकग्राउंड में, नॉवेल्स के बैकग्राउंड में वॉर्स का वॉर्स का या रेवोल्यूशंस का कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ जेंट्री क्लास के बारे में लिखती है ज़्यादातर, उसके नॉवेल्स उसके बारे में जो कि उसकी लिमिटेड रेंज के अंदर थे। सॉरी। तो ये था ऑथर का इंट्रोडक्शन। आई होप ये आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, और इसके नॉवेल्स भी इसकी तरह ही इंटरेस्टिंग है। एज अ ट्रेडिशन ऑफ द 18th सेंचुरी नॉवल, तो जेन ऑस्टन ने, हमने पढ़ा कि उसने लिखा है लिमिटेड रेंज में, उसने लिमिटेड कैरेक्टर्स के बारे में लिखा, जो जिनको वो जानती थी, जिनको वो ऑब्जर्व करती थी, उनके बारे में उसने लिखा है। जाहिर सी बात है, मेल्स जो है वो बाहर जाते हैं, उनका सोशल सर्कल ज़्यादा बड़ा होता है, इसने जो सोशल सर्कल देखा वही लिखा। जैसे कि आप देखेंगे कि इसके नॉवेल्स की सेटिंग्स में ज़्यादातर क्या होते हैं, बॉल रूम्स होते हैं, ड्राइंग रूम्स होते हैं, गार्डन्स होते हैं, पार्क्स होते हैं, जहाँ पे ये वॉक करने जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस तरह की चीज़ें आपको इसके नॉवेल्स में देखने को मिलेंगी। ट्रेडिशन ऑफ द 18th century novel. Chronologically, Jane Austen belonged to the romantic period. तो जेन ऑस्टन पढ़ने से चाहे आपको लगेगा कि ये पता नहीं विक्टोरियन नावल है, कुछ समझते हैं कि ये विक्टोरियन नावल है, बट नहीं, एक्चुअली ये रोमांटिक एज का नावल है। और क्वाइट सरप्राइजिंगली इसके अंदर रोमांटिक एज के अंदर, जैसे कि पोइट्स ने लिखा है नेचर के बारे में बहुत ज़्यादा, इसमें नेचर के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जिक्र किया गया। और नेचर के बारे में थोड़ा सा पेम्बरली स्टेट जो है वो उसकी खूबसूरती के बारे में थोड़ा सा प्राइड एंड प्रेजुडिस में टच किया हुआ है, लेकिन नेचर के बारे में वैसे कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये, अगर आप इसकी मूवी देखें, आई होप कि आपने इसकी मूवी देखी होगी, तो वो जो ग्रीन लैंड है, क्योंकि कंट्री साइड वैसे ही इतनी ब्यूटीफुल होती है, तो वो भी सारा कुछ नेचर ही है।
तो रोमांटिक इरा से बिलोंग करता है ये नावल, बट हर रियलिज्म एंड बैलेंस इन कंस्ट्रक्शन प्लेस हर इन दी लाइन विद द ट्रेडिशन ऑफ द 18th सेंचुरी नावल। लेकिन जिस तरह से उसने कंस्ट्रक्ट किया है इसको, वो 18th सेंचुरी नावल को शो करा है, 18th सेंचुरी के नावल को शो करा है। जाहिर सी बात है, जैसे कि आपने पढ़ा था, प्लेटो कहता है कि एवरीथिंग इज़ अ कॉपी ऑफ अ कॉपी ऑफ अ कॉपी। तो ये जो था, इसने जो पिछले ट्रेडिशन से उससे इंस्पायर तो ये हुई होगी। तो फ्रॉम फील्डिंग शी डिराइव द यूज़ ऑफ थर्ड ओमनिशियंट नरेटर। तो उसने थर्ड पर्सन ओमनिशियंट जो है वो नरेशन यूज़ की अपने नॉवेल्स में। और वो उसने फील्डिंग से ली एंड द टेक्निक ऑफ ब्रिंगिंग द करेक्टर्स इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू डायलॉग। और आपको इसके डायलॉग्स देखने को मिलेंगे नॉवेल्स में, और इसके डायलॉग्स बहुत विटी हैं, बहुत इंटरेस्टिंग डायलॉग्स हैं इसके नॉवल में। खासतौर पर प्राइड एंड प्रेजुडिस में जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे बहुत इंटरेस्टिंग डायलॉग्स हैं। तो थर्ड पर्सन ओमनिशिएंट क्या होता है, पहले मैं ये थोड़ा सा आपको बता दूं। तो एक फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू होता है। फर्स्ट पर्सन आपको पता है क्या होता है, आई, वी, यू। तो फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू यूज़ हुआ है इसके नॉवल में, प्राइड एंड प्रेजुडिस में। वो जहाँ जहाँ जिस करेक्टर ने लेटर्स लिखे हैं वहाँ पर फर्स्ट पर्सन नरेशन यूज़ हुई है। सेकंड पर्सन होता है यू। वो थर्ड पर्सन होता है ही, शी, इट। तो थर्ड पर्सन नरेशन इसके नॉवल में यूज़ हुई है, बट थर्ड पर्सन ओमनिशिएंट। एक थर्ड पर्सन ऑब्जेक्टिव होता है। थर्ड पर्सन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो होता है कि वो कैरेक्टर्स के बारे में कुछ नहीं जानता होता उसमें नरेटर। और दूसरा होता है थर्ड पर्सन लिमिटेड, जिसको थर्ड पर्सन सब्जेक्टिव भी कहते हैं। तो थर्ड पर्सन सब्जेक्टिव जो होता है वो किसी एक कैरेक्टर की थॉट्स या फीलिंग्स के बारे में जानता होता है। और थर्ड पर्सन ओमनिशियंट नरेटर जो होता है ना, वो गॉड्स आई व्यू का काम करता है। गॉड्स आई व्यू, जैसे गॉड होता है ना, वो हर किसी को देख रहा होता है, वो हर किसी को देख सकता है जैसे गॉड होता है। तो इस तरह से ये जो नरेटर होता है वो हर कैरेक्टर की फीलिंग्स को, उसके इनर थॉट्स को एक्सप्रेस करता है। हर कैरेक्टर को वो जानता होता है, वो हर कैरेक्टर की फीलिंग्स को जानता होता है। तो वो होता है थर्ड ओमनिशिएंट नरेटर। वो नरेट कर सकता है, वो नरेट कर रहा होता है हर कैरेक्टर की थॉट्स को, उसकी फीलिंग्स को। ओमनिशिएंट का ओमनी मीन्स ऑल, ओमनिशिएंट मीन्स ऑल नोइंग। तो ये ऑल नोइंग नरेटर होता है जो हर कैरेक्टर के बारे में सब कुछ जानता होता है। तो थर्ड ओमनिशिएंट नरेटर जो है उसकी टेक्निक यूज़ की है उसने। वैसे हम इसके प्राइड एंड प्रेजुडिस में देखते हैं कि प्राइड एंड प्रेजुडिस में हमने जो स्टोरी है वो एलिजाबेथ के व्यू पॉइंट से जो है वो नरेट की गई है। ऐसा नेक्स्ट पॉइंट है, फ्रॉम रिचर्डसन शी लर्नड द इनसाइट इनटू द साइकोलॉजी ऑफ द कैरेक्टर्स एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्डिनरी इवेंट्स ऑफ लाइफ लाइक बॉल्स, वॉक्स एंड विजिट्स टू फ्रेंड्स। तो उसने रिचर्डसन से जो है ना कैरेक्टर्स की साइकोलॉजी के बारे में सीखा। ऑर्डिनरी लाइफ के जो इवेंट्स हैं, बॉल्स हैं, वॉक्स हैं और फ्रेंड्स को जो विजिट किया जाता है उसके बारे में उसने रिचर्डसन से सीखा। रिचर्डसन आपको अगर याद हो तो पैमेला का राइटर, जिसके बाद जोसेफ एंड्रयूज फील्डिंग ने लिखा, जिसकी एज अ पैरोडी उसने लिखा। तो ये था थोड़ा राइटर के बारे में और उसके स्टाइल के बारे में। नेक्स्ट फिर हम देखते हैं नॉवल के बारे में।